Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the Cold War era, and under this chapter we are discussing the emergence of two power blocks. In this under this topic we were discussing how there was a rivalry between the superpowers, and there was a kind of competition between the superpowers. They wanted to increase the number of countries under their influence so that their influence can be increased, their power can be increased. So in this way military alliances were started to formed, and with the formation of military alliances, what happened, the world started to divide in two parts, because the features of military alliance was such that you cannot join the military alliances of both the superpowers. Either you can join US or USSR, the military alliance of US or USSR. So it was a kind of sharp division in the world, and this division started in with Europe only. Europe, the western part of Europe, like France, Germany, then Spain, Portugal. जर्मनी का उस समय तो दो पार्ट में, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ड्यूरिंग द होल कोल्ड वॉर era. After the end of the Second World War, this country Germany was divided into two parts, East Germany and West Germany. So this West Germany was with the US bloc. Italy, है ना, Belgium, all these countries were with the US. Okay. एंड जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप था, लाइक पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया, ऑल दीज कंट्रीज वर विद द यूएसएसआर. एंड द फर्स्ट मिलिट्री अलायंस विच वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वॉज नॉर्थ अटलांटिक Treaty Organization. ठीक है, तो इसको कहते हैं NATO. This NATO was formed in the year 1949. नॉर्थ अटलांटिक, जो अटलांटिक ओशन है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसके जो कंट्रीज थी वो इसके थे कंट्री. यूएसए तो था ही इसका मेंबर, यूएसए के ही लीडरशिप में ये हुआ था, एंड द यूरोपियन कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप. ठीक है, तो 1949 में ये बनता है, और इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका कितना नंबर था, देवर 12 इन नंबर फाउंडिंग मेंबर्स. ठीक है, तो ये 12 मेंबर्स के मिलने से नाटो का फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1949. और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऐसे कई सारे मिलिट्री अलायंसेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं, लाइक डिफरेंट रीजन्स के. जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्थ अटलांटिक वाले रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनका मिलिट्री अलायंस था, यूएस का की तरफ से ये बनाया गया था. ऐसे ही और भी मिलिट्री अलायंसेस बनते हैं, लाइक 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनता है. Warsaw Pact was formed in 1955. This pact was signed in Poland, and इसमें वही ईस्टर्न यूएसएसआर का ये मिलिट्री अलायंस था,
और इसके जो मेंबर थे वो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, ठीक है। एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटो। नाटो जो कि यूरोप के कंट्रीज से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन था, तो उसको काउंटर करने के लिए वॉर्सो पैक्ट जो है वो 1955 में साइन किया गया था, ठीक है। अभी हम इसके अलावे और भी ट्रीटीज हुए थे, लाइक 1954 में सीएटो हुआ। What is this? CA2. CA2 is South East Asian Treaty Organization. Okay, this was as you can understand Southeast Asia. एशिया में जो साउथ ईस्ट वाले जो कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, ऑल दिस कंट्रीज कम अंडर साउथ ईस्ट एशिया। तो उन कंट्रीज़ के साथ उसने एक मिलिट्री अलायंस किया। ये क्या था? एक्सपेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, ठीक है। इसी तरह से एक और पैक्ट होता है, दैट वाज ये जो 1954 है, ये CA2 का ईयर है, ठीक है। एक और पैक्ट होता है 1955 में, जिसको हम कहते हैं सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। वन अनदर नेम फॉर दिस सेंटो इज बगदाद पैक्ट। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे उनके साथ, मिडिल ईस्ट वाले जो कंट्री हो रहे हैं उनके साथ ये ट्रीटी की गई थी। ये भी यूएस का ही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यूएस के ये तीन हुए, नेटो, सीएटो और सेंटो, ठीक है। और यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट है। इसके अलावा यूएसएसआर जो है वो जैसे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो कम्युनिस्ट के साथ वो अपना क्लोज रिलेशन मेंटेन करता था। एंड कोरिया भी इस समय 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट रेजिम था, तो इसने नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ वियतनाम, इराक के साथ भी बहुत ही क्लोज रिलेशंस डेवलप किए थे। पैक्ट नहीं हुआ था कोई, ट्रीटी नहीं हुआ था कोई, बट देयर वाज अ क्लोज रिलेशनशिप विद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, देन इराक एंड चाइना। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और समझने की है, और वो क्या है, ये जो अलायंसेस बन रहे थे, ये जो 2 पावर ब्लॉक्स हम देख रहे हैं वर्ल्ड में अपीयर हो रहे थे, इन पावर ब्लॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। एक को हम कहते हैं वेस्टर्न अलायंस और एक को हम कहते हैं ईस्टर्न अलायंस। अब अगर हम ग्लोब पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के लोकेशन को देखें तो हम क्या देखते हैं कि यूएसए जो है वो ग्लोब में वेस्ट में पड़ता है ना। ग्लोब के वेस्टर्न साइड में यूएसए है और जो यूएसएसआर है वो ईस्टर्न साइड में। तो जो कंट्रीज यूएस के लीडरशिप में जो पैक्ट्स हो रहे थे, जो मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे, उनको हम वेस्टर्न अलायंस कहते हैं। और यूएसएसआर के लीडरशिप में जो मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे उनको हम ईस्टर्न अलायंस कहते हैं। वेस्टर्न अलायंस का एग्जाम्पल कौन कौन है? नेटो, सीएटो, सेंटो, ठीक है। इन सब का फुल फॉर्म, फॉर्मेशन का ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ईस्टर्न अलायंस का जो एग्जाम्पल है वो है वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 ग्रुप में, 2 ब्लॉक्स में वर्ल्ड बढ़ गया था। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है कि ये जो सुपर पावर्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर वेरी मच पावरफुल इन ऑल एस्पेक्ट, लाइक इकोनॉमिकली, मिलिटरली, इन एवरी एस्पेक्ट दे वर वेरी मच पावरफुल, है ना। अब ये जो इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, आखिर इन पावरफुल कंट्रीज को
ये छोटी छोटी कंट्रीज के साथ पैक्ट करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ती थी? वाई दे नीडेड दीज स्मॉलर कंट्रीज? नीड की बात जहाँ तक है तो फर्स्ट पॉइंट जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए दे वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विच आर फॉलोइंग देम, विच आर देयर अलाइज। तो एक पॉइंट तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे, अपने डोमिनेंस को, अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते थे। बट देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल फॉर which are responsible for these superpowers to make alliances with the smaller countries। ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस को तो बढ़ाने के लिए करते ही थे, उसके अलावे भी कुछ रीजंस थे जिसके लिए वो छोटे कंट्रीज के साथ को अपना अलाई बनाते थे। क्या थे वो रीजंस? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन for these superpowers to make alliances with the smaller powers was to use the resources of these countries. They may be small, है ना, टेरिटरी उनकी हो सकता है स्मॉल हो, उनके पास बहुत बड़े वो इकोनॉमिक पावर ना हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत कम हो, स्टिल they can have vital resources like oil, natural gas and oil. These are the resources which are very much important for any country, and especially superpowers want to control these resources because these are the resources which are non-renewable. We all know this, na? These are non-renewable resources. They are not getting renewed because the rate of using these resources are very much higher than the rate of making of these resources. जिस रेट से ये resources बन रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेजी से उनका यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल में कहते हैं। रिन्यू ये भी होते हैं बट दे टेक टू मच टाइम इन द रिन्यूअल प्रोसेस। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो फॉसिल्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जब दबके रहते हैं तब जा कर के वो नेचुरल गैसेस एंड ऑयल्स के लिए वो बनता है उनसे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं हर समय निकाल करके उसको जो यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो इस कारण इसको नॉन रिन्यूएबल माना जाता है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि वाइटल है हमारे लिए। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज रिसोर्सेज, इवन एटलीस्ट एट प्रेजेंट हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, पेट्रोलियम का, है ना। तो हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं, नए नए बहुत सारे बायोफ्यूल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हो रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द पेट्रोलियम्स, है ना। तो अब ये ऐसे कंट्रीज जहाँ पर सपोज पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि वैसे कंट्रीज क्या सोचेंगे कि जो सुपर पावर्स हैं वो ये सोचेंगे कि ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि अगर वो कंट्री हमारे कंट्रोल में आ गई, हमारी अलाई बन जाती है, हमारे साथ पैक्ट कर लेती है, तो फिर हम उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप अलायंस में आ जाते हो तो, और अगर आप बहुत छोटे कंट्री हो, तो फिर आपका कोई भी इंडिपेंडेंट से नहीं रह जाता है। आपको हर कुछ उनके हिसाब से, जो आपके ग्रुप के लीडर हैं उनके हिसाब से हर कुछ करना होगा। नथिंग कैन बी डन ऑन योर ओन। हाँ, अगर आप काफ़ी पावरफुल हैं, मतलब उसके बराबर तो नहीं बट स्टिल यू आर पावरफुल, देन कंडीशन फिर भी कंपैरेटिवली बेटर होती है। लेकिन जहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं टेरिटरी वाइज, जिनके पावर्स, इकोनॉमिक पावर बहुत कम है, इकोनॉमिक होते हुए भी जो टेरिटरी छोटी है, जहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, ऐसे कंट्रीज़ को ये बहुत ही अच्छे से अपने क्लच में ले लेते हैं और फिर वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड कि जो मिडिल ईस्ट है हमारा, वर्ल्ड का जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, जिसको हम ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ये सारे जो पोर्शन हैं दुनिया के, ये सारी कंट्रीज़ जहाँ पर हैं, दैट इज़ मिडिल ईस्ट।
ये सबसे ज़्यादा अनरेस्ट वाला ये पोर्शन माना जाता है। सबसे ज़्यादा अनरेस्ट यहीं पर है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? मैनी टाइम्स इट इज़ सेड कि दीज आर इस्लामिक कंट्रीज, है ना, और इस्लामिक कंट्री होने के कारण जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका वो नेचुरल इस तरह के वो होती है जिसके कारण यहाँ पे वॉर होता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं दे आर दीज आर द कंट्रीज वेयर ऑयल रिसोर्सेज आर इन ग्रेट अमाउंट, ठीक है। तो जो ऑयल रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है उसके कारण क्या होता है कि सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा तो ये बहुत ज़्यादा होता था कि सुपर पावर्स इस पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी, और जब कंट्रोल जमाना चाहेगी तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। तो इस कारण से ये एरियाज जो हैं वो वॉर होता रहता है इसमें। और अगर हम देखें तो सारी जो लड़ाई मोस्ट ऑफ द वॉर्स जो हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके पीछे रीज़न में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही रहा है, ठीक है। तो सबसे जो एक तो इन्फ्लुएंस बढ़ाना वो तो है ही, उसके अलावे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है वाइटल रिसोर्सेज को यूज़ करना। ऑयल्स के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं लाइक यूरेनियम है, थोरियम है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं कि किसी टेरिटरी में जहाँ पर, किसी कंट्री में जहाँ पर इस तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मिनरल्स एंड दिस ऑयल, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे कि अभी हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में देखा कि क्यूबा को यूएसएसआर क्या चाहता था कि अपनी मिलिट्री बेस बना ली। तो मिलिट्री बेस बनाने का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है जो जिसके साथ हमने अलायंस किया है, दैट कंट्रीज टेरिटरी विल बी यूज्ड फॉर द मिलिट्री ऑफ द सुपर पावर। जो सुपर पावर है वो अपनी मिलिट्री वहाँ पर रखेंगे, उसकी टेरिटरी को अपनी मिलिट्री रखने के लिए, मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, सब कुछ के लिए वो उसकी टेरिटरी को यूज़ करेंगे। अदरवाइज तो नहीं पॉसिबल है। कोई भी सॉवरेन कंट्री विल नॉट अलाउ यू टू कीप योर मिलिट्री इन माई टेरिटरी, है ना। कभी भी कोई भी सॉवरेन कंट्री इसके लिए अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर हम मिलिट्री अलायंस में आ जाते हैं तो फिर हमको उनको परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उनके साथ अलायंस है, और अलायंस के बहुत सारे शर्तों में एक ये भी शर्त होता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सुपर पावर्स हैं वो वहाँ उसको अपने मिलिट्री बेस या नेवल बेस कुछ भी बना सकते हैं जहाँ से कि वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दीज टू रीजंस द टेरिटरी ऑफ दीज कंट्रीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कीपिंग एन आई, है ना। स्पाइंग, स्पाई क्या होता है? जासूसी करना, है ना। जासूसी, स्पाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोल्ड वॉर चल रहा है, एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल बट एक्चुअली थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। तो इसमें किसकी तैयारी क्या हो रही है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ कौन मिल रहा है, अपनी कंट्री के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो अगर आप अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो स्पाइंग के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली उस कंट्री के पास होने चाहिए, तभी तो आप स्पाइंग कर पाएंगे। खासकर उस समय में, आजकल के समय में तो सैटेलाइट्स वगैरह हो गए हैं, तो उतना फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सैटेलाइट्स है तो उससे तो सब कुछ हो जाएगा, कितनी भी डिस्टेंस हो, दैट डज नॉट मैटर, ऊपर से सारा कुछ देख लिया जाता है। ऐसे कई सारे स्पाइंग के ये होते हैं, बट उस समय की बात करें तो उस समय ये इम्पॉर्टेंट माना जाता था। लाइक क्यूबा को ही हम देखें, क्यूबा जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री था बट उसका लोकेशन जो था वो अमेरिका के पास है। तो क्यूबा पर को अगर मतलब वो तो था ही, इस तरह का जो सिचुएशन हो रहा है, तो उसमें अगर ऐसे छोटी कंट्री जो कि दूसरे कंट्री के बिल्कुल पास है, दूसरे सुपर पावर के पास बिल्कुल पास है, तो पहला जो सुपर पावर है वो उसको यूज़ कर सकता है स्पाइंग के लिए, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हुए। चौथा रीज़न ये होता है
कि कई बार जो सुपर पावर्स होते हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने क्या ये किया कि वो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको वो हेल्प करेंगे। तो अगर वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प करें, तो उसके बदले में वो उनसे मिलिट्री एक्सपेंसेस लेते हैं। तो ये 4 रीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट रीजंस है कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, है ना, इतने बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं वो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपनी अलाइज बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई द स्मॉलर पावर्स वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अलायंस सिस्टम। क्योंकि हम देख रहे हैं जब अलायंस सिस्टम के आप पार्ट हो जाते हैं, किसी भी मिलिट्री अलायंस से आप जुड़ जाते हैं, तो उसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि आपकी एक तरह से देखा जाए तो फ्रीडम, सॉवरेनिटी पे आप के वो आ जाती है कॉम्प्रोमाइज। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सॉवरेनिटी, बिकॉज आपकी टेरिटरी को आपका सुपर पावर, जो जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप का जो सुपर पावर है, ही कैन यूज द सुपर पावर कैन यूज योर टेरिटरी, है ना। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी उनके हिसाब से बनानी होगी, आप अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। तो इतना बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ता है, अपनी सॉवरेनिटी ख़त्म करनी पड़ती है। तो फिर आखिर क्यों छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो क्यों अलायंस में जाते हैं? देयर आर सम रीजंस। व्हाट आर दीज रीजंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो कंट्रीज़ होते हैं ना, मोस्टली कंट्रीज़ के बीच में जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं जिनके साथ वो लैंड शेयर करते हैं, उन कंट्रीज़ के साथ में उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। बॉर्डर इश्यूज़ का होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है। किसी भी दो कंट्री के बीच में बॉर्डर इशू जो है वो होता है। जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में इश्यूज़ आना बहुत नेचुरल है। जैसे अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लें, इंडिया की जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, अभी तो नेपाल के साथ भी ये चीज़ें उठ खड़ी हो रही हैं। तो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि जो राइवलरी उनकी है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, उस राइवलरी में उनको सपोर्ट चाहिए। अगर सुपर पावर उनके साथ है तो क्या होगा, उनका वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। जब भी कभी लड़ाई की नौबत आएगी तो उन पर कोई अटैक करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये तो भाई इसके साथ तो सुपर पावर है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि नेबरिंग कंट्री जो के साथ जो राइवलरी है उसमें वो अपने पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पोजीशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनका रिलेशन बड़े पावर्स के साथ रहे। ठीक है, इसके अलावे जो सुपर पावर्स होते हैं वो अपने जो छोटे छोटे जो अलाइज होते हैं उनको वो ये भी देते हैं, मिलिट्री हेल्प देते हैं, मिलिट्री एड देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो कि हमारा नेबर है, पाकिस्तान जो है वो किसका अलाई था? यूएसए का। एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस कोल्ड वॉर, पाकिस्तान वॉज एन अलाई ऑफ यूएसए। तो यूएसए का अलाई होने के कारण क्या होता था कि यूएसए हर समय इसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एड और मिलिट्री एड देते रहते थे, और वो इस एड का यूज़ किसके अगेंस्ट करता था? इंडिया के अगेंस्ट। तो जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको ये भी उनका इंटरेस्ट होता है कि उनको मिलिट्री एड मिलेगा, उनको फाइनेंशियल एड मिलेगा, है ना, उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग वगैरह देना, वेपन्स का सप्लाई, ये सब कुछ सारी सुविधाएं जो सुपर पावर्स हैं वो देती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो छोटे कंट्रीज हैं वो अपने आप को बड़े कंट्रीज के साथ अलायंस में रखना चाहते हैं। सो व्हाट वी फाइंड कि एक जो सबसे आसान तरीका था अपने इन्फ्लुएंस में नंबर ऑफ कंट्रीज़ को बढ़ाने का, जो सबसे आसान तरीका था वो यही था कि मिलिट्री अलायंसेस को बनाया जाए। ठीक है, और दोनों सुपर पावर्स इस काम में लगे हुए थे, मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे और पूरी दुनिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती जाती। अदर देन दिस फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस, देयर वाज अनदर मेथड टू कंट्रोल many number of countries.
कैसे अपने कंट्रोल में नंबर ऑफ कंट्रीज़ को बढ़ाया जाए। इसके लिए बहुत सारे और भी दूसरे तरीके थे। दूसरा तरीका क्या था, एक तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा मिलिट्री अलायंस के बारे में। दूसरा हमने किसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मिलिट्री इंटरवेंशन। अब ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन होता था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सुपर पावर है वो अपनी मिलिट्री के थ्रू किसी भी कंट्री में घुस गए, इंटरवीन करना, अंदर चले जाना और वहाँ पर पूरी की पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेना, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो अगर सपोज अलायंस हो गया तब तो ठीक है, अलायंस नहीं हुआ बट कोई कंट्री किसी सुपर पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बट वो कंट्री अलायंस नहीं कर रही है, तो वैसे कंडीशन में ऐसा हो सकता था, होता था कि जो सुपर पावर्स हैं वो मिलिटरली इंटरवीन कर जाते थे। लाइक 1956 में क्या हुआ, हंगरी पर यूएसएसआर ने ऐसे ही मिलिट्री इंटरवेंशन किया। ठीक है, हंगरी, इट वाज मिलिटरली इंटरवीन्ड बाय यूएसएसआर। ठीक है, तो ये तरीके थे। अब इसमें एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो जिस अलायंस में हम बात कर रहे हैं कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो दो ग्रुप्स में बढ़ती जा रही थी, इसमें हम एक चीज़ बाद के समय में ये देखने में आता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही टाइट ग्रुप था, ऐसा नहीं। कोशिश यही की गई थी, इट वाज द एफर्ट कि एकदम टाइट ग्रुप हो, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने का कोई रास्ता, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो सबसे पहला जो हमको क्रैक दिखता है, वो क्रैक कहाँ दिखता है, वो क्रैक दिखता है इंडिया और यूएसए, वो क्रैक दिखता है यूएसएसआर और रसिया के रिलेशन के बीच में। ठीक है, यूएसएसआर और चाइना, ये दोनों जो कंट्री हैं ये दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, है ना, और दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, बोथ ऑफ देम आर कम्युनिस्ट। है ना, तो अब जो यूएसएसआर है और जो चाइना है तो कम्युनिस्ट कंट्री, तो कायदे से क्या होना चाहिए, जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि 2 ब्लॉक्स में बढ़ गए थे, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से ये होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती होनी चाहिए, बट ये नहीं हुआ। क्या हम देखते हैं कि 1950s के लास्ट आते आते इन दोनों के बीच में बॉर्डर इशू आ जाता है, और इस बॉर्डर इशू को लेकर के क्या होता है कि इनके बीच में एक वॉर भी, ब्रीफ वॉर जिसको हम कहेंगे, एक ब्रीफ वॉर हो जाता है 1969 में। दोनों कम्युनिस्ट हैं, है ना, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं, किस बात पे, बॉर्डर के इशू पे। तो ये एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दूसरे चीज़ का है। किस चीज़ का है, अभी जो जस्ट इस क्लास में ही हमने बताया था ना कि जो यूएसएसआर और यूएसए जो थे वो दोनों दो डिफरेंट एंड ऑपोजिट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि कोल्ड वॉर जो था वो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, बट अगर कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी की लड़ाई होती तो ये नहीं होता जो 1969 में हुआ, यूएसएसआर और इनके बीच में ब्रीफ वॉर हो गया, तो ये नहीं होता, है ना। तो ये लड़ाई सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं थी, आइडियोलॉजी भी था, बट इट वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर एज वेल। ठीक है, और पावर की लड़ाई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, आइडियोलॉजी वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पावर की लड़ाई ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।